हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 14.11 देखो पूछा क्या है। जस्टिफाई द आउटपुट वेवफॉर्म y of the OR gate for the following inputs a and b given in the figure 14.37। यहाँ पे आपको 14.37 फिगर मतलब कि ये वाली जो आपके सामने दिख रही है वो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक वेवफॉर्म दिया गया है, ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा। ये ए इनपुट का वेवफॉर्म है कुछ इस तरीके से, ये बी वेवफॉर्म का इनपुट है कुछ इस तरीके से, और हमें इसके मुताबिक आपको ये बोला गया है कि अगर ये ए इनपुट एंड बी इनपुट अगर और गेट में दिया जाए, मतलब कि ये वेवफॉर्म डिजिटल जो सिग्नल है ए के तौर पे एंड बी के तौर पे, अगर ये डिजिटल सिग्नल को अगर हम किसी और गेट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमें आउटपुट में कौन सा वेवफॉर्म मिलेगा वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को बोला गया है। अभी मैं अगर और गेट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको पता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ये ए है, ये बी है, और यहाँ से हमें वाई मिलेगा, और वाई के तौर पे इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी। मतलब कि यहाँ पे और फंक्शन होगा, और का जो ट्रूथ टेबल है वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते जाते हैं। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो t लेस देन टी, ये वाली कंडीशन आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई इसके पहले t लेस देन t1, मतलब कि ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, जीरो। इनपुट ए भी जीरो है, इनपुट बी भी जीरो है। अगर दोनों जीरो है तो जीरो जीरो, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो ट्रूथ टेबल क्या बोलता है। अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूं तो ये ए बी एंड वाई, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। जब भी और की बात आती है तो जब भी दोनों जीरो होंगे तब यहाँ पे आउटपुट जीरो होगा, बाकी सारे केस में हमें आउटपुट वन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीरो जीरो, तो आउटपुट भी क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा, है ना। तो देखो इनपुट अगर जीरो है, बी भी जीरो है, यहां तक बी भी जीरो है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे आउटपुट भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो T1 से लेके T2 के बीच में T1 से लेके T2 के बीच में देखोगे तो A की वैल्यू 1 है, लेकिन B की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1 0 क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 0 1 होता है ना। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ T2 से लेके T3 के बीच में, तो ये इनपुट A 1 है, इनपुट B भी क्या है भाई, 1 है। देखो यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये भी 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 1 1, ठीक है। तो 1 मिलेगा। उसके बाद T3 से लेके T4 के बीच में तो इनपुट A क्या हो जा रहा है, 0, लेकिन इनपुट B क्या हो रहा है, 1। तो ये 0 1 क्या हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, है ना। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम T4 से लेकर T5 की बात करें तो T4 से लेकर T5 के बीच में देखोगे तो इनपुट A 0 है, इनपुट B भी 0 है। 0 0 क्या होता है भाई, 0 होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा। फिर उसके बाद T5 से लेकर T6 की बात करें तो यहाँ पे देखो इनपुट A है 1, इनपुट B है 0। 1 0 क्या होता है भाई, 1 होता है। तो 1 0 1, मतलब कि आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रेटर देन T6, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनपुट A 0 है, इनपुट B 1 है। 0 1 क्या होता है, 0 1 होता है 1, ठीक है। और गेट है 0 1 होता है 1, तो यहाँ पे आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14.12, take A and B input waveform similar to that in example 14.11, sketch the output waveform obtained from the AND gate। हमें यहाँ पे A and B इनपुट जो भी है वो आगे वाले क्वेश्चन में जो दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पे लेना है, ठीक है। और उसके मुताबिक अगर यहाँ पे वो इनपुट अगर एंड गेट में दिया जाए तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से ये वाला जो इनपुट है ना इसी को मैं यहां से उठा लेता हूं, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए। तो यहाँ पे हमें यही वेवफॉर्म जो आगे वाले क्वेश्चन में यूज किया है वही वेवफॉर्म यहाँ पे एंड गेट में हमें इंसर्ट करना है ना। तो ये रहा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड गेट का। ये A है, ये B है,
और यहां से ये y है, ठीक है। चलो, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या निकल के आता है? अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन में बताऊं तो a एंड b, या फिर इसको आप अपने लैंग्वेज में a डॉट b बोल दो, ठीक है, चलेगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट में हमें पता है कि जब भी दोनों 1 होते हैं तभी 1 आता है, बाकी सारे केस में 0 आएगा। तो इसको भी मैच करते जाना। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ही लिया है सॉल्यूशन का, लेकिन हम यहाँ पे देखते जाते हैं। तो भाई t लेस देन t1 अगर देखें तो यहाँ पे तब इनपुट a भी 0 है, इनपुट b भी 0 है, तो उस हिसाब से 0 0 0 निकल के आएगा, तो आउटपुट भी 0 निकलेगा। उसके बाद t1 से लेकर t2 के बीच में देखने जाए तो इनपुट a 1 है, लेकिन इनपुट भी 0 है। 1 0 एंड गेट के केस में 0 होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे भी 0 नजर आएगा, देखो t1 से लेकर t2 के बीच में। उसके बाद t2 से लेकर t3 के बीच में आप देखोगे तो t2 से लेकर t3 के बीच में इनपुट a 1 है, इनपुट b भी 1 है, 1 1 होता है 1, तो t2 से t3 के बीच में हमें यहाँ पे आउटपुट 1 दिखेगा। ये आउटपुट वेवफॉर्म है y, इसको हम y बोल देते हैं, y वेवफॉर्म है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन आपको ड्रॉ करना है, ठीक। चल आगे बढ़ो। उसके बाद T से लेके T4 के बीच में तो इनपुट A 0 है, इनपुट B 1 है, तो 0 1 कितना होता है? 0 1 होता है 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आउटपुट 0। उसके बाद T4 से लेके T5 के बीच में इनपुट A 0 है, इनपुट B भी 0 है, 0 0 क्या होता है? 0 0 0 होता है, तो यहाँ पे T4 से लेके T5 के बीच में 0 आउटपुट मिलेगा। उसके बाद T5 से लेके T6 के बीच में इनपुट A 1 है, इनपुट B 0 है, तो 1 0 0 होता है, क्योंकि ये एंड गेट है। ट्रूथ टेबल देखते जाओ यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा 0। एंड द लास्ट वन इज ग्रेटर देन T6, इनपुट A 0 है बट इनपुट B 1 है, तो 0 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो दिस शुड बी दी वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म। क्लियर? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14.13, sketch the output y from a NAND gate having inputs a and b given below। अभी यहाँ पे NAND गेट में हमें यहाँ पे इनपुट a and b देना है और उस हिसाब से हमें उसका आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। चलो, तो उसके लिए हम पहले तो NAND गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ NAND गेट, ठीक है। एंड के आगे नोट, तो ये हो जाएगा a b और ये y, और ये y क्या होगा? a एंड b का बार। इसको लिखना है द मॉर्गन थियरम अप्लाई करके, तो a बार प्लस b बार, मतलब कि a बार और b बार, इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। चलो, इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल लिखना चाहूं तो क्या होगा? a b एंड y, चार पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1। ध्यान से देखो, एंड गेट के अंदर दोनों 1 हो तो ही आउटपुट 1 आता था, लेकिन ये एंड के बाद नॉट है, मतलब कि इसका इन्वर्ट करना है, तो 1 1 में 0 आएगा, बाकी सारे केस में 1 आएगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अभी यहाँ पे इनपुट को देखते जाओ, इनपुट ए 1 है, इनपुट बी 1 है, तो ध्यान से देखें T1 से लेस देन T1 के लिए इनपुट ए इनपुट बी दोनों 1 है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 0, ठीक है। T1 से T2 के बीच में देखोगे तो इनपुट A 0 है, इनपुट B भी 0 है, तो 0 0 क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा 1, तो आउटपुट में मिलेगा 1। फिर यहाँ पे देखो T2 से लेकर T3 के बीच में इनपुट A 0 है, इनपुट B 1 है, तो 0 1 क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा 1, तो आउटपुट में मिलेगा 1। T3 से लेकर T4 के बीच में इनपुट A क्या है? 1 है, इनपुट B 0 है, तो 1 0 क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा 1। फिर T4 से लेकर T5 के बीच में इनपुट A 1 है, इनपुट B 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। ये आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखते जाओ। T5 से T6 के बीच में देखोगे तो यहाँ पे इनपुट A 0 है, इनपुट B 0 है, आउटपुट 0 0 हो जाएगा 1, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1, ठीक है। एंड द लास्ट वन ग्रेटर देन T6 के लिए देखोगे तो इनपुट A 0 है बट इनपुट B 1 है, तो 0 1 क्या हो जाएगा भाई? ट्रूथ टेबल देखो, आंसर निकल के आएगा 1, ठीक है। 0 1 1, ठीक। तो इस हिसाब से आप ये वेवफॉर्म को ड्रॉ कर दो, देन यू विल गेट द वेवफॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 14.8 इन हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना, वो सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मैंने एक्चुअली सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में से लिए हैं।
तो हो सकता है कि आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये नंबर थोड़े अलग भी हो, ठीक है, क्योंकि हमारी गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है ये चैप्टर के लिए सीबीएसई में से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्रांजिस्टर पूरा टॉपिक हटा दिया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा नंबर में फेरबदल हो सकती है, हो सकता है ये शायद क्वेश्चन 6 हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप अपने हिसाब से आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन को मैच करके देख लीजिएगा कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है, क्योंकि मैंने सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में से ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपको पता होगा कि ये हमारा फुल सिग्नल है ना, ये इनपुट सिग्नल होता है। तो ऐसे केस में हाफ वेव का मतलब क्या होता है, हाफ वेव का मतलब ये होता है कि भाई सिर्फ हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल मिलती है, नेगेटिव साइकिल क्लिप हो जाती है ना, तो सिर्फ ये पॉजिटिव साइकिल मिलेगी। लेकिन देखो ये पॉजिटिव साइकिल आने की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो तो सेम ही है। देखो नेगेटिव साइकिल सिर्फ गायब हो रही है ना, नेगेटिव साइकिल दिख नहीं रही है, बाकी पॉजिटिव साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल से दूसरी पॉजिटिव साइकिल में के लिए आने वाला जो टाइम है ना, लगने वाला टाइम है, ये टाइम पीरियड तो सेम ही है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि भाई इन दी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम ये बोल सकते हैं कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। तो फॉर दी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आउटपुट फ्रीक्वेंसी जिसको मैं एफओ बोल देता हूं वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी, मतलब कि 50 हर्ट्ज ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बोला जाए तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट कैसा होता है, तो भाई हमें यह भी पता है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में पॉजिटिव साइकिल तो एज इट इज मिलती है, लेकिन नेगेटिव साइकिल में भी हमें पॉजिटिव साइकिल मिल जाती है। तो आप यहां पे देखोगे तो आपको पॉजिटिव साइकिल मिलने का टाइम ना हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है, मतलब कि आधे टाइम में ही हमें दूसरी पॉजिटिव साइकिल मिल जाती है। और क्योंकि टाइम एंड फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि अगर टाइम आधा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है ना, सीधी सी बात है। तो यहां पे अगर मैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन देखता हूं यहां पे सॉरी, सो अगर मैं यहां पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन देखता हूं, सो फॉर द फुल वेव रेक्टिफिकेशन आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, तो इसकी डबल कितनी होगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहां पे 100 हर्ट्ज मिलेगी हमें। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि टाइम पीरियड आधा हो रहा है, ठीक है, तो ये समझने वाली बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, ए पीएन photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap of 2.8 electron volt. Can it detect a wavelength of 600 नैनोमीटर। क्या ये 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहां पे बैंड गैप एनर्जी, गैप एनर्जी जो भी है ना, बैंड गैप एनर्जी वो आपको 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो Eg आपको यहाँ पे दिया गया है, Eg इज गिवन दैट इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के लिए अगर मैं 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ लेता हूं तो उसके लिए कितने एनर्जी का गैप होना जरूरी है ना, कितनी एनर्जी का गैप होना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूं फोटो डायोड के अंदर कि भाई यहां पे अगर इतनी नैनोमीटर की एनर्जी, अगर इसके अगर आप अलग सोचते हो तो अलग तरीके से मैं आपको अलग तरीके से भी समझाऊंगा कि भाई मान लो कि मेरे पास इतना गैप है, अगर यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आता है तब जो वेवलेंथ रिलीज करता है अगर वो 600 नैनोमीटर की रेंज में आती है, ठीक है, 6000 नैनोमीटर की रेंज में आती है, तो ऐसे केस में मैं ये बोल सकूंगा कि भाई उसने जो एनर्जी रिलीज की है वो एक्चुअली मतलब कि ये जो गैप है ना उसके बराबर होगी।
अगर मान लो कि गैप बड़ा है और इतनी एनर्जी वो रिलीज नहीं कर पाता है तो हम बोलेंगे कि भाई वो इतना वेवलेंथ यहाँ पे रिलीज नहीं कर पाएगा। खैर यहाँ पे फोटो डायोड के फॉर्म में दिया गया, मतलब कि एनर्जी उसके ऊपर गिरेगी और फिर वहां से वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन कहानी एकदम सिंपल है कि कब ये यहाँ पे वेवलेंथ डिटेक्ट हो सकती है। तो अगर यहाँ पे ये जो एनर्जी हमें, ये वेवलेंथ वाली जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी अगर मुझे गैप से ज्यादा मिलती है, ठीक है, ये वेवलेंथ को रिस्पॉन्सिबल, ये वेवलेंथ के रिलेटेड एनर्जी जो भी हमें यहाँ पे मिलेगी, वो एनर्जी अगर यहाँ पे गैप से ज्यादा है तो डेफिनेटली हम ये वेवलेंथ को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे लेस देन है तो डेफिनेटली ये वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो पहले हम ये 6000 नैनोमीटर के रिलेटेड एनर्जी कितनी होगी वो पता कर लेते हैं। तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा से हम अप्लाई करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो H क्या होता है, 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34। C की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे, तो भाई 6000 नैनोमीटर, 6000 इंटू 10 टू दी पावर, नैनो मतलब कि 10 टू दी पावर -9। और क्योंकि ये तो जूल में आंसर आएगा, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो मुझे फर्दर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर इसका आंसर निकालते हैं तो मैं कैलकुलेशन करके इसका आंसर क्या देता हूं, चलो देखते हैं। तो मेरे पास आंसर निकल के आया है 0.00207, 0.00207 इंटू 10 टू द पावर, ये 19 एंड ये 9, मतलब कि टोटल हो जाएगा 20, 19, 29 और उसमें से एक कम 28, और 28 जब ऊपर आएगा तो ये +28 हो जाएगा, और +28 +8 हो जाएगा 36, और उसमें से 34 निकल जाएंगे तो 10 टू द पावर 2 बचेगा। इसको 10 टू द पावर 2 के फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 को मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 0.207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 6000 नैनोमीटर वेवलेंथ के इक्विवेलेंट इतना गैप आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो भाई ये गैप जो भी आया, मतलब कि ये जो इसके रिलेटेड एनर्जी जो हमारे पास आई वो लेस देन Eg है, मतलब कि ये वेवलेंथ यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो सकती है, इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है ना, कैन नॉट बी टेस्टेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.15। वन सेकेंड में आपको बोल देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा नंबर होगा वो मुझे नहीं पता है। मैंने यहाँ पे एक्चुअली सीबीएसई के बोर्ड के सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो प्लीज़ आप उस हिसाब से वहाँ पे देख लीजिएगा, आपके अंदर कौन सा स्क्रीनशॉट दिया गया है उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, स्क्रीनशॉट तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यू आर गिवन 2 सर्किट्स एज सोन इन द फिगर 14.44 so that circuit A act as a OR gate and circuit B act as a AND gate। आपको ये यहाँ पे बताना है कि भाई ये जो पहली वाली जो सर्किट है वो OR गेट की तरह ट्रीट हो सकती है और दूसरी वाली जो सर्किट है वो AND गेट बनेगी, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। देखो इसमें मैं दो तरीके से इसको प्रूव कर सकता हूं, कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा। एक तो बुलियन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, एंड दूसरा आप ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। हम दोनों करेंगे। तो पहले तो मैं यहां का जो स्टेज नंबर 1 है, मतलब कि इसका जो आउटपुट, पहले पहली फिगर की बात करते हैं। तो मैं पहले फिगर के लिए मैं यहां पे स्टेज नंबर 1 का आउटपुट मैं मान लेता हूं, लेट से इट इज दी Y1 है, ठीक है। एंड दूसरे स्टेज का जो आउटपुट है वो Y2 है। दोनों फिगर को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये Y2 लिखा है, ठीक है, ताकि ये Y एंड Y2 कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। या फिर चलो इसको Y ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मुझे पहले ये बताओ कि मैं पहले फिगर नंबर ए की बात करूं। सो फॉर फिगर नंबर ए, व्हाट शुड बी द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर Y1।
तो y1 का बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ध्यान से सोच के मुझे बताना। y1 का बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? तो भाई ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है ना। ये सिंबल को देखो, ये नॉर गेट है और नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए और बी का बार, ठीक है, ए प्लस बी का बार आपकी लैंग्वेज में बोला जाए तो। अगर उसको मुझे रीड करना तो मैं क्या बोलूंगा? नॉट ऑफ ए और बी, ठीक है। तो ये y1 हो गया। अभी y1 ये वाले नॉट गेट के लिए क्या है? इनपुट है ना। तो उसका आउटपुट जो भी होगा y, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए y1 का बार। और y1 का बार मतलब कि क्या होना चाहिए? तो भाई ये तो a प्लस बी के बार का बार है ना। और बार का बार क्या हो जाता है? डबल बार? नहीं नहीं, बार बार कैंसल हो जाता है ना। तो रिजल्ट हमारे पास आएगा a प्लस बी। तो खुद ही देख लो, ये तो भैया और गेट हुआ ना। ये क्या हुआ? दिस इज दी और गेट। ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन हुआ? ये तो और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हुआ है ना। तो मतलब कि एक तो हम बुलियन एक्सप्रेशन से इसका आंसर दे सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड हुई। दूसरी मेथड क्या हो सकती है? तो दूसरी मेथड हमारे पास ट्रूथ टेबल है। सॉरी, ये थोड़ा बहुत ही तकलीफ दे रहा है अभी। चलो तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसी ए का ट्रूथ टेबल बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट ए, ये हो गया हमारा इनपुट बी, और पहले स्टेज का आउटपुट ये y1 होगा एंड दूसरे स्टेज का आउटपुट ये y होगा, ठीक है। हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। चलो, नॉर गेट है ना, नॉर गेट में हमें पता है और का बार, ठीक है। तो और का इन्वर्टेड आउटपुट, और के अंदर 0 0 0 होता है, बाकी सारे केस में हमें 1 मिलता है। तो यहां पे 0 0 1 होगा, बाकी सारे केस में हमें यहां पे 0 मिलेगा क्योंकि ये नॉर गेट है। तो ये हो गया नॉर गेट का आउटपुट है ना, ये हो गया नॉर गेट का आउटपुट। अभी इसको अगर हम फर्दर नॉट गेट में देते हैं तो ये 1 इन्वर्ट होके हो जाएगा 0, ये 0 इन्वर्ट होके हो जाएगा 1, ये 0 इन्वर्ट होके हो जाएगा 1 एंड ये 0 इन्वर्ट होके हो जाएगा 1। सो हेंस दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट। तो आप खुद ही देख लो, तो ये ट्रूथ टेबल किसका बना? ऑर गेट का बना, है ना। तो आप इस तरीके से भी इसका प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। चलो दूसरी फिगर को देखो। तो इसका भी मान लेते हैं कि भाई यहां पे ए अंदर गया, ठीक है, ए नॉट होके बाहर गया, मतलब कि ए अंदर जा रहा है नॉट गेट के अंदर, ये नॉट गेट है, लेकिन नॉट गेट का आउटपुट बन के हमें क्या मिलेगा? ये बनेगा ए बार, ठीक है। उसी तरीके से बी अंदर गया, बाहर निकला, तब ये बना बी बार। अभी ये कौन सा गेट है? ये गेट है नॉर गेट। ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है ना। तो भाई इसका y आउटपुट में क्या लिख सकता हूं? मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो ये y इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं नॉर गेट, मतलब कि नॉर गेट के लिए जो इनपुट होता है, नॉर गेट मतलब कि जो इनपुट है, दोनों इनपुट का और का बार, है ना, दोनों इनपुट के और का बार। यहां पे इनपुट है ए बार, ए नहीं है। देखो नॉर के अंदर कौन सा इनपुट जा रहा है? ए बार। तो जो इनपुट जा रहा है वो लिखना है। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार। या सुनो, जो इनपुट जा रहा है उन दोनों इनपुट का और का बार, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। यहां पे ऐसा मत लिखना कि सर इसका तो ये ए प्लस बी का बार होगा, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनो ना। अब देखो, यहाँ पे सुनने की बात नहीं है, ध्यान से देखो फिगर के अंदर कि नॉर गेट में इनपुट कौन सा जा रहा है? ए बार एंड बी बार। तो जो इनपुट जा रहा है उसका प्लस का बार होगा, है ना, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। तो इसको अभी डी मॉर्गन थियरम अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डी मॉर्गन थियरम अप्लाई करता हूं तो ये मुझे क्या बोलती है? ए के बार का बार प्लस का बार हो जाएगा डॉट, और ये हो जाएगा बी का बार का बार। जरा ध्यान से देखो तो ए का बार 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 कैंसल आउट, ये हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा बी। तो देखो ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनली इट इज दी ए डॉट बी। भाई ये क्या है? ये तो एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है ना, ये तो एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये एक मेथड हो गई जिसमें हम बुलियन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके इसका आउटपुट निकालते हैं। अभी दूसरी मेथड के पास जाते हैं, ट्रूथ टेबल। तो अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूं तो पहले ए लिखे, बी लिखे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ए बार, फिर उसके बाद लिखेंगे बी बार, एंड फिर उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे आउटपुट वाई। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1,
देखो यहाँ पे ए का बार मतलब कि 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1, और ये 1 1 हो जाएगा यहाँ पे 0 0। बी का बार मतलब 0 1 0 1 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 0 1 0। ठीक है, चलो अभी देखो इन दोनों के बीच, अभी इसको भूल जाओ, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ए बार बी बार लिख लिया है। तो अभी हमारे पास ए बार एंड बी बार के बीच में नॉर अप्लाई होगा, और नॉर गेट के अंदर हमें पता है कि जब भी 0 0 आता है तब यहां पे 1 होगा, बाकी सारे केस में यहां पे 0 हो जाएगा, है ना, बाकी सारे केस में यहां पे 0 हो जाएगा। तो अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो जब भी ये दोनों 0 0 है तब आउटपुट मिला 0, जब भी 0 1 है तब आउटपुट मिला 0, जब भी 1 0 है तब भी आउटपुट मिला 0, और जब भी 1 1 है तो आउटपुट मिला 1। तो भाई ये ट्रूथ टेबल किसका बना? ये ट्रूथ टेबल आप देखोगे तो भैया ये तो एंड गेट का बना है ना। ये आप देखो ये ट्रूथ टेबल किसका है? ये तो एंड गेट का है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि भाई हाँ ये एंड गेट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, चालू है ना? ओके चालू है, वर्किंग है। चलो राइट द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट कनेक्टेड एज गिवन इन द फिगर। देखो इसको ना स्पेशल तरीके से बोला जाए तो इट इज द नॉट गेट। ठीक है, मैं पहले से आपको बता देता हूं क्योंकि मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव करेंगे। देखो इसको भी दो तरीके से प्रूव करेंगे। इसको बोला जाता है सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट। इसको क्या बोलेंगे? सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट। क्यों सॉर्टेड इनपुट? क्योंकि भाई देखो दोनों इनपुट, वैसे नैंड गेट डबल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट होता है, लेकिन इसके दोनों इनपुट को यहां पे सॉर्ट कर दिया गया और एक ही इनपुट यहां पे दिया गया। तो इसका भी सॉल्यूशन हम दो तरीके से यहां पे निकालेंगे, और यहां पे बोला कि हेंस आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लॉजिकल ऑपरेशन कैरिड आउट बाय दिस सर्किट। ठीक है, तो इसका लॉजिकल ऑपरेशन क्या होगा वो भी हमें यहां पे आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जैसे मैंने यहां पे ए दिया तो ये ए यहां पे भी जाएगा और ये वाले टर्मिनल के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये है फिलहाल नैंड गेट, है ना, सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट है। तो भाई इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बन सकता है? इसका बुलियन एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा, हमें पता होना चाहिए कि जो इनपुट जा रहा है इन दोनों के बीच के डॉट का बार होगा, है ना। अगर यहाँ पे बी जाता तो ए डॉट बी का बार होता, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे ए जा रहा है तो ये ए डॉट ए का बार होगा, है ना। और ये ए डॉट ए क्या होता है? तो बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से ये ए डॉट ए स्क्वायर नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बुलियन एक्सप्रेशन के रूल्स ऐसा बोलते हैं कि यहां पे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू दी पावर 4 ऐसे पावर पॉसिबल ही नहीं है। ये ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए डॉट ए हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, अब ध्यान से सुनना कैसे मैंने ये ए लिखा। दोनों इनपुट सेम होना, दोनों इनपुट सेम होना, है ना। मैंने एक ही जगह पे मैंने जीरो प्लेस किया, तो अगर यहां से जीरो जाएगा तो यहां पे भी जीरो जाएगा, यहां पे भी जीरो जाएगा। और नेट गेट के हिसाब से अगर देखने जाए तो जीरो जीरो क्या होता है? तो नेट गेट के हिसाब से देखने जाए तो जीरो जीरो भाई 1 होता है ना। जीरो जीरो यहां पे 1 होगा, है ना। सॉरी, यहां पे हमें बार करना है, फिलहाल हम बार नहीं देखते हैं यहां पे। सिर्फ ऐसा समझ लो कि मैं पहले आपको यह समझा देता हूं कि ए डॉट ए क्या होता है ना। एंड गेट के लिए ए डॉट ए क्या होता है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये एंड गेट है और मैंने दोनों पे सेम इनपुट दिया है ना, दोनों पे सेम इनपुट जीरो दिया है, तो यहां पे भी जीरो जाएगा, यहां पे भी जीरो, तो आउटपुट में मुझे जीरो मिलेगा। और अगर मैं 1 प्लेस करता हूं तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। मतलब कि जो मैं दे रहा हूं ना वही आउटपुट में मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यह होता है कि ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए होगा, है ना। एंड गेट के लिए ए डॉट ए होगा। तो यहां पे हो क्या रहा है? ए डॉट ए का बार, तो ए डॉट ए हो जाएगा ए एंड उसका बार। तो अल्टीमेटली इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इनपुट में दिया था ए और मुझे आउटपुट में क्या मिला? ए बार मिला। तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि भाई ये तो नॉट गेट का काम हो रहा है ना। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा? ये नॉट गेट की तरह वर्क करेगा, है ना। तो ये जो टू सॉर्टेड इनपुट, इतना ही नहीं, सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट नहीं, सॉर्टेड इनपुट नॉर गेट भी ना यहाँ पे नॉट गेट का काम करता है ना। तो सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट, सॉर्टेड इनपुट नॉर गेट, दोनों यहाँ पे नॉट गेट बनेंगे। इसका प्रूफ हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए, क्योंकि एक ही इनपुट जा रहा है, और ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे
जीरो दे रहा हूं एक ही जगह पे, तो ये जीरो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो गया, यहाँ पे भी जीरो गया, और जीरो जीरो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो जीरो जीरो, जीरो जीरो। नेड गेट के केस में जीरो जीरो क्या होता है, जीरो जीरो वन होता है ना, नेड गेट के केस में, तो आउटपुट मिलेगा वन। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह पे वन प्लेस करता हूं तो यहाँ पे जाएगा वन, यहाँ पे जाएगा वन। और नैंड गेट के केस में वन वन क्या होता है, वन वन होता है जीरो। ठीक है, नैंड गेट के केस में। तो नैंड गेट के केस में अगर मैं एक ही जगह पे वन प्लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा जीरो। तो अल्टीमेटली ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट, ये नॉट गेट का ट्रूथ टेबल बना। तो अल्टीमेटली ये जो सर्किट आपको दी गई है वो नॉट गेट की तरह काम करेगी। इतना ही नहीं, सिर्फ सॉर्टेड इनपुट नेट गेट ही नहीं, सॉर्टेड इनपुट नॉर गेट भी यहाँ पे नॉट गेट का काम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके भी दोनों इनपुट को सॉर्ट करके यहाँ पे एक ही इनपुट दे रहा हूं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए का बार, और ए प्लस ए भी क्या होता है, ए ही होता है, तो ये ए का बार मतलब कि ये भी नॉट गेट बनेगा। ठीक है, तो सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट एंड सॉर्टेड इनपुट नॉर गेट दोनों यहाँ पे नॉट गेट का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यू आर गिवन टू सर्किट्स एज शोन इन द फिगर 14.46 which consist of NAND gates. Identify the logic operation carried out by the two circuit. चलिए तो आइडेंटिफाई करते हैं। मैं सीधा यहाँ पे अभी बुलियन एक्सप्रेशन के पास ही जाता हूं। तो भाई ये हो जाता है NAND गेट। ठीक है, सिंबल से पता चलता है। ये सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट है। सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट हमेशा नॉट गेट की तरह ट्रीट होता है ना। तो नैंड प्लस नॉट ये क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोचो। नैंड के आउटपुट को नॉट में लगा दो तो आउटपुट में एंड मिलेगा। ठीक है ना, आउटपुट में एंड मिलेगा। नहीं समझ में आता है तो बुलियन एक्सप्रेशन लगाओ। इतना तो समझ में ना, इसके आगे ही तो देखा हमने, सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट क्या होता है, नॉट गेट होता है। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, तो ये आएगा ए डॉट बी का बार। ठीक है, और ये ए डॉट बी का बार का नॉट होके हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाई मिलेगा हमें ए डॉट बी का बार, और डबल बार कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ए डॉट बी। मतलब कि ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें एंड गेट दिखाता है। ये जो सर्किट है ये हमें एंड गेट दिखाएगी। तो ये है एंड गेट एक्चुअल में। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लिया। चलो अभी इसकी बात करते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट है तो मतलब कि ये नॉट गेट का काम करेगा, ये भी नॉट गेट का काम करेगा। मतलब कि ए अंदर से बाहर आएगा तो ए बार बन के बाहर ना आएगा, यहाँ पे बी अंदर से बाहर आएगा तो बी बार बन के आएगा। ये हो गया नैंड गेट। अब ध्यान से देखोगे तो यार नैंड गेट अंदर इनपुट जा रहा है ए बार, तो मैं यहाँ पे अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखता हूं तो नैंड गेट के लिए इनपुट क्या है, ए बार है एंड बी बार है ना, ए बार है बी बार है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये ए बार डॉट बी बार। ठीक है, नैंड मतलब कि का होल बार। डे मॉर्गन थियरम अप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए बार का बार डॉट का बार हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बी बार का बार। ठीक है, ए बार का बार 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 छम्मा छम्मा हो जाएगा तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये आएगा ए प्लस बी। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये जो सर्किट है वो और गेट दिखा रही है ना, ये पूरी सर्किट जो भी है वो और गेट दिखा रही है। ठीक है, सो इट इज दी और गेट। अब ये बुलियन एक्सप्रेशन से इसको पता कर सकते हो। आप चाहो तो इसका ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बुलियन एक्सप्रेशन से ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर सर्किट गिवन इन फिगर 14.47 बिलो consisting of NOR gates and identify the logical operation OR and NOT which this circuit is performing। मतलब कि ये सर्किट किस तरीके का वर्क करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ट्रूथ टेबल आपको लिखने को बोला गया है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा, लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर वैसे भी डायरेक्टली दे सकता हूं, ये होगा और गेट। कैसे और गेट होगा, हमने देखा था, अभी ही देखा, जस्ट देखा कि भाई सॉर्टेड इनपुट ये क्या है, नॉर गेट है, सिंबल से पता चलता है। लेकिन ये सॉर्टेड इनपुट नॉर गेट है। मैंने अभी बताया सॉर्टेड इनपुट नैंड गेट हो या सॉर्टेड इनपुट नॉर गेट हो, दोनों नॉट गेट का काम करते हैं। तो ये नॉट गेट हो गया और ये नॉर गेट हो गया। नॉर का नॉट क्या होता है आप खुद ही सोच लो। यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा, ये आउटपुट आएगा ए प्लस बी का बार,
और a प्लस बी ये नॉट गेट है ना, तो a प्लस बी का बार क्या होता है, a प्लस बी होता है ना। नॉट की वजह से एक एक्स्ट्रा बार लग गया है ना, बार कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास a प्लस बी, मतलब कि ये हो जाएगा और गेट। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट और गेट। तो इसका फंक्शन हमने देख लिया कि भाई ये कौन सा गेट बनेगा, और गेट बनेगा। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ चुका है। अभी ट्रूथ टेबल भी भाई बनाने को बोला है तो फिर लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको ना आउटपुट y1 बोल देता हूं। तो ये फाइनल आउटपुट है, ये पहले स्टेज का आउटपुट है। तो चलो देखते जाते हैं 1 बाय 1 और ट्रूथ टेबल लिखते जाते हैं। तो ये हो गया a, ये हो गया इनपुट b, ये हो गया पहले स्टेज का आउटपुट, और ये हो गया फाइनल आउटपुट। चार पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो पहले स्टेज पे देखो भाई, नॉर गेट के अंदर हमें पता है कि अगर दोनों जीरो है तो 1 आएगा, बाकी सारे केस में ये 0 आएगा। तो ये y गेट का काम करता है, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा इसका। तो 1 का इन्वर्ट होगा 0, 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट 1। तो भाई ये तो हो गया और गेट, है ना। ये ट्रूथ टेबल किसका बना, और गेट का बन गया। सो दिस इज दी और गेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो हमारे लिए ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, तो फाइनली यहां पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए क्या बोला है यहां पे, ध्यान से देखिए। राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर 14.48 कंसिस्टिंग ऑफ नॉर गेट्स ओनली। आइडेंटिफाई द लॉजिकल ऑपरेशन और एंड नॉट परफॉर्म बाय द टू सर्किट। यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी लिखने को बोला है, और ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो सॉर्टेड इनपुट नॉर गेट, तो ये तो नॉट गेट कहलाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इनपुट में ए दूंगा तो मुझे यहाँ पे वाई के तौर पे आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो आइडेंटिफाई हो गया। इसकी बात करते हैं तो हाँ, इसका ट्रूथ टेबल लिख देते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा, तो ए एंड ये वाई, अगर 0 प्लेस करूंगा तो 1 आएगा, 1 प्लेस करूंगा तो 0 आएगा, नॉट गेट का जो बनेगा वो। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन देखो सॉर्टेड इनपुट नॉर गेट, तो ये तो नॉट गेट हो गया, ये भी नॉट गेट हो गया, है ना। और ए का ए बार निकला, बी का बी बार निकला, और ये हो गया नॉर गेट। तो भाई आउटपुट में क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, नॉर के अंदर इनपुट में जा रहा है ए बार एंड बी बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार। ठीक है, द मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये ए बार का बार प्लस का बार हो जाएगा डॉट, और ये हो जाएगा बी बार का बार। ठीक है, बार का बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा ए डॉट बी। तो हमारे पास ये वाई के तौर पे क्या मिला, ए डॉट बी। भाई ये क्या बना, ये तो भाई एंड गेट बन गया, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो इट इज एंड गेट। तो बुलियन एक्सप्रेशन से हमें यह समझ में आ गया कि इट इज द एंड गेट। लेकिन क्या करें भाई, हमें यहां पे इसका ट्रूथ टेबल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले ए, फिर बी, फिर ए डैश, फिर बी डैश, एंड फिर फाइनली वाई। चलो 0 0 0 1 1 0 1 1। ए डैश क्या होगा, 0 0 1 1 का 1 1 0 0। बी डैश क्या होगा, 0 1 0 1 का 1 0 1 0। ठीक है, नॉर गेट है ना, ये नॉर गेट है। ए डैश बी डैश इनपुट में जाएंगे, तो नॉर गेट के केस में जब भी दोनों 0 होंगे तब ये 1 होगा, बाकी सारे केस में ये 0 हो जाएगा। तो खुद ही देख लो, तो ये तो ट्रूथ टेबल बना किसका, एंड गेट का। ठीक है, तो यहां पे बस हमारा आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन एंजॉय योर डे, बाय।